नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र में आपके साथ पूजा राठौर शर्मा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। अस्त ग्रह नहीं लगने देंगे नौकरी, अस्त ग्रह नहीं करने देंगे बचत, अस्त ग्रह नहीं होने देंगे शादी, अस्त ग्रह भाग्य को भी कर देंगे अस्त। जानिए अस्त ग्रहों के असरदार उपाय, देखिए कालचक्र। जी हाँ, अगर आपके जीवन में अशांति है, पैसे के लिए आपको मोहताज होना पड़ रहा है, करियर डामाडोल है, बिजनेस ठप है, शादी की बात दूर दूर तक नहीं है, बीमारी एक के बाद एक लगी हुई है, जीवन में किसी भी तरह का सुख नहीं है, तो आज अपनी कुंडली पर जरूर गौर करें। कहीं आपकी कुंडली में एक या इससे ज्यादा ग्रह अस्त तो नहीं है, क्योंकि बड़े से बड़े ग्रह का अस्त होना आपकी जिंदगी तबाह कर सकता है और आपका सुख चैन छीन सकता है। ऐसे में पंडित सुरेश पांडे जी से जानिएगा आज अस्त ग्रहों के बुरे प्रभावों को दूर करने के अचूक और असरदार उपाय। तो चलिए अपनी चर्चा को शुरू करते हुए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सूर्य ग्रह की। ग्रहों के राजा सूर्य हैं और सूर्य कभी अस्त नहीं होते हैं, लेकिन सूर्य के नजदीक आने वाले ग्रह अपने आप अस्त हो जाते हैं। ऐसे में अब पंडित जी से जानते हैं कि सूर्य के कितने निकट पहुंचने पर कौन सा ग्रह अस्त होता है। तो बताइए पंडित जी, एक तरह से तो हम कह रहे हैं कि सूर्य कभी अस्त होता नहीं है, लेकिन जो उनके निकटतम ग्रह हैं वो अस्त हो जाते हैं। क्या इनका बुरा प्रभाव है? देखिए, अस्त ग्रहों के बारे में कहा गया है, लग्न चंद्रिका का पहला श्लोक है, त्रिभिर स्वस्थै भवेन मंत्री त्रिभिर उच्चै नराधिपः त्रिभिर निश्चय भवेद दासः त्रिभिर अस्तै गतं जड़ा। त्रिभिर स्वस्थै भवेन मंत्री, जिसकी जन्म कुंडली में 3 ग्रह अपनी राशि में स्थित हों तो उसको स्वस्थ ग्रह कहते हैं। त्रिभिर स्वस्थै भवेन मंत्री, ऐसा व्यक्ति मंत्री होता है। त्रिभिर उच्चै नराधिपः, और 3 ग्रह अगर अपने उच्चांशक में हों तो ऐसा आदमी नराधिप माने राजा होता है। आज के संदर्भ में ऐसा व्यक्ति मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री होता है। त्रिभिर निश्चय भवेद दासः, और अगर 3 ग्रह नीच राशियों में हो और नीच भंग राजयोग न हो रहा हो तो ऐसा आदमी दास अर्थात चाकरी करने वाला, दूसरों की सेवा करके अपनी आजीविका चलाने वाला होता है। और त्रिभिर अस्तै गतं जड़ः, अगर 3 ग्रह अस्त के हों तो ऐसा आदमी गतजड़ होता है। जड़ माने होता है मूर्ख, मतलब वो जन्मजात मूर्ख पैदा होता है और पूरे जीवन मूर्खता भरे कार्य करता है और मूर्ख होता है, उसके अंदर अपना कोई बहुत ज्ञान नहीं होता है। लेकिन अब इन अस्त का मतलब यह है कि अस्त में भी कितना ज़्यादा अस्त है। जैसे एक उदाहरण आपको बताऊं, सूर्य शुक्र के साथ 9 डिग्री पर दूरी रहने पर ही अस्त हो जाता है। शुक्र नेत्रों का भी कारक है, लेकिन जब सूर्य शुक्र दोनों समान डिग्री पर हो जाते हैं तब इसका बैड इफेक्ट ये होता है कि ऐसा व्यक्ति जन्मांध पैदा होता है, जन्म से ही उसके आंखों में रोशनी नहीं रहती है। इसी तरह से शेष ग्रहों के बारे में भी समझना चाहिए। किसी जन्म चक्र में 3 ग्रहों के अस्त हो जाने पर व्यक्ति जड़वत हो जाता है। जड़ मतलब कि स्थिर, शिथिलता जिसमें आ जाए। अस्त ग्रह अपने नैसर्गिक गुणों को खो देता है, बलहीन हो जाता है, और यदि वह मूल त्रिकोण का या उच्च राशि में भी हो तो भी अच्छे परिणाम देने में असमर्थ हो जाता है। ज्योतिष शास्त्र में एक अस्त ग्रह की वही स्थिति बन जाती है जो एक बीमार, बलहीन और अस्वस्थ राजा की होती है। ग्रहों के राजा सूर्य हैं, जग विदित है, और सूर्य साक्षात अक्षय ऊर्जा का स्रोत हैं। तो सारे ग्रह सूर्य के आसपास ही रहते हैं। ऐसे में जो भी सूर्य के अधिक निकट आ जाता है वो ग्रह अस्त हो जाता है, यानी
उसके अस्तित्व पर संकट के बादल छा जाते हैं। सूर्य के कितना करीब आने पर कौन सा ग्रह अस्त होता है, इसे मैं आपको बताना चाहूँगा, लेकिन चूंकि ये ज्योतिष के गणित का विभाग है, इसलिए अगर आप कलम उठा करके और कागज पर इसको लिख लें तो शायद अच्छा होगा। अच्छे अच्छे ज्योतिषी लोगों को भी ये बात नहीं पता होती है। आप तो दर्शक हैं, अगर आपको ये बात पता हो तो शायद बहुत अच्छी बात होगी। चंद्रमा सूर्य से 12 डिग्री या इससे ज्यादा आसपास आता है तो अस्त हो जाता है। अर्थात जैसे सूर्य जितने डिग्री पर है उससे 12 डिग्री पीछे अगर चंद्रमा है तो अमावस्या तिथि शुरू हो जाती है, और अमावस्या तिथि पर चंद्रबल बिल्कुल क्षीण हो जाता है, और 12 डिग्री आगे रहने पर भी चंद्रबल क्षीण ही रहता है। अर्थात शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को भी चांद नहीं दिखाई देता है। इसके कहने का मतलब ये है। गुरु अर्थात बृहस्पति सूर्य से 11 डिग्री या इससे ज्यादा नजदीक होने पर खुद ही अस्त हो जाता है। सूर्य से 13 अंश से ज्यादा या इससे नजदीक आने पर बुध ग्रह अस्त हो जाता है। लेकिन अगर बुध वक्री है तो वो सूर्य से 11 अंश के आसपास आने पर भी अस्त हो जाता है। सूर्य से 9 डिग्री या इससे ज्यादा पास आने पर शुक्र ग्रह अस्त हो जाता है। शुक्र ग्रह अगर वक्री है, वक्री माने पीछे की तरफ चलना, तो वो सूर्य से 7 डिग्री या इससे ज्यादा पास आने पर भी अस्त माना जाएगा। सूर्य से 15 डिग्री या इससे ज्यादा पास आने पर शनि ग्रह अस्त हो जाता है। सूर्य से 7 डिग्री या इससे ज्यादा पास आने पर मंगल ग्रह अस्त हो जाता है। 7 ग्रहों का तो 6 ग्रहों का तो मैंने बता दिया। अब रही बात राहु केतु की, तो राहु केतु छाया ग्रह हैं, ये कभी अस्त नहीं होते हैं। यद्यद भाव गते राहु केतुश्च जनने निराम यद्यद भावे संयुक्तम तत्फलम प्रतिषेधलम। अगर इनका तो कोई स्थान है नहीं राहु केतु का, तो जिस ग्रह के स्थान में ये बैठे होंगे, अगर वो ग्रह अस्त है तो ये भी खराब फल देंगे, अगर वो ग्रह बलवान है तो ये भी अच्छा फल देंगे। तो इसीलिए बृहत पाराशर होरा शास्त्र में स्पष्ट लिखा हुआ है कि यद्यद भाव गते राहु केतुश्च जनने निराम यद्यद भावे संयुक्तम तत्फलम प्रतिषेधलम। तो कहने का मतलब ये है कि राहु और केतु छायाग्रह हैं, इसलिए ये अस्त नहीं होते हैं। लेकिन चूंकि ये साहचर्य फल करते हैं, इसलिए अगर ये जहाँ हैं उसका स्वामी अस्त है तो ये भी बुरे फल देते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। और पंडित जी, इस बीच हमारे साथ एक कालचक्र दर्शक जुड़ गए हैं। मंजीत हमारे साथ पंजाब के खन्ना से जुड़ रहे हैं। मंजीत जी, सवाल पूछिए। नमस्कार पंडित जी। हाँ, सुखी रहिए। पंडित जी, मैंने ना अपनी बेटी के बारे में पूछना है। मेरे बेटे का नाम है अंकुश, 25/8/2005 उसका जन्म डेट है, शाम के 5:30। और पंडित जी उसका एक्सीडेंट हो गया था 7 महीने पहले। और पंडित जी उसके ना जो भी है चोट लगी है चूल्हे में, और उसके बाथरूम वाली जो नसें हैं उनमें चोट आ गई है। पर पंडित जी 7 महीने को पाइप डाला हुआ है, उसका बाथरूम नहीं आ रहा पाइप के बगैर। अब डॉक्टर भी नहीं कुछ बता रहे हैं। MRI में आया कि नसें वीक है, टाइम लगेगा। पंडित जी बताइए कब तक ठीक हो जाएगा मेरा बेटा, को अच्छा सा उपाय बता दीजिए। देखो, ऐसा है कि आपके पुत्र भाव का स्वामी बृहस्पति है, और बृहस्पति इस समय राहु सूर्य बुध के साथ प्रश्न काल में है, पंचम से पंचम भाव में, और शुक्र मंगल के साथ है। इसके जननेंद्रिय अर्थात यूरिन के रास्ते सचमुच में प्रॉब्लम है, लेकिन इसके लिए आपको समय का इंतज़ार करना पड़ेगा। समय के इंतज़ार करने के साथ साथ दवाइयाँ भी फ़ायदा करेंगी और इससे राहत भी मिलेगी। आपको चाहिए कि इसके लिए अच्छा उपाय ये है, 5 किलो गेहूं का आटा, 1 किलो गुड़,
5 रविवार किसी मंदिर में आप सुबह सुबह नहा करके इसके हाथ से स्पर्श करवा करके दान करिए, इसमें राहत आपको मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब सूर्य की बात कर लेते हैं चंद्रमा की। तो चंद्रमा अगर कुंडली में अस्त हो तो व्यक्ति को कौन कौन सी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, चलिए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, सूर्य तो अस्त नहीं होता, लेकिन उसके प्रभाव से कौन से ग्रह अस्त होते हैं वो आपने बता दिया। अब बात हम चंद्रमा की कर रहे हैं, बताइए इसके बारे में। देखो पूजा, चंद्रमा मनसो जाता, चंद्रमा मन का कारक है, चंद्रमा माता का कारक है, चंद्रमा रक्त का कारक है। तो चंद्रमा इन चीजों का, जिन चीजों का कारक है, जब अस्त होगा वो सारी चीजें डिस्टर्ब होंगी। जैसे अगर चंद्रमा अस्त होगा तो जब भी किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा अस्त हो जाता है, उसके जीवन में अशांति बनी रहती है, माँ से रिश्ते अच्छे नहीं रहते हैं, या बचपन में ही माँ का सुख खत्म हो जाता है, या माँ रक्त विकार से पीड़ित होती है, या माँ को एंजाइटी की बीमारी होती है। ऐसे व्यक्ति को पैतृक संपत्ति का सुख कभी नहीं मिल पाता है और ना ही समाज का सहयोग प्राप्त हो पाता है। और अस्त चंद्रमा अगर अष्टम या अष्टमेश के साथ हो तो व्यक्ति काफी समय तक डिप्रेशन में रहता है। चंद्रमा के अस्त होने पर अलग अलग तरह के रोग उत्पन्न हो सकते हैं, जैसे एनीमिया, फेफड़ों का रोग, मानसिक तनाव, अस्थमा। ये सारे रोग चंद्रमा के ही कारण पैदा होते हैं। अगर किसी को बहुत एंजाइटी की समस्या है, हर समय नेगेटिविटी ही दिमाग में भरी रहती है, मुखमंडल प्रसन्न नहीं रहता है, चेहरे पर स्ट्रेस दिखाई देता है, मन में हर समय भविष्य को लेकर के भय बना रहता है, तो इसका मतलब कि आपकी कुंडली में चंद्रमा दूषित है। अस्त तो है ही, दूषित भी है। चंद्रमा का एक और लक्षण आपको बताऊं कि चंद्रमा और सूर्य अगर एक साथ हों, या चंद्रमा से केंद्रीय प्रभाव में सूर्य हो, तो भी एक अधम योग बनता है। ये अधम योग जिसकी भी कुंडली में हो, सूर्य चंद्रमा एक साथ हों, तो ये अधम योग होता है। अधम योग जिसकी भी कुंडली में हो, ऐसा व्यक्ति अगर 100 रुपए का काम करेगा तो उसे मुश्किल से 50 रुपया मिलेगा। ऐसा आदमी पूरे दिन पहाड़ खोदेगा, शाम को चूहिया निकलेगी। मतलब ऐसे आदमी के संपूर्ण पुरुषार्थ का फल नहीं प्राप्त होता है। और इससे बचने के लिए भगवान शिव की शरण जाना चाहिए। किसी शिवालय में जा करके जल दूध बेलपत्र से शिवलिंग की पूजा करके, घी का दिया जलाकर, आसन बिछाकर, उत्तर मुंह करके ओम नमः शिवाय का 24 मिनट जप करना चाहिए और शिवलिंग की कपूर से आरती करनी चाहिए। ये उपाय अगर 6 महीने कर दिया जाए तो चंद्रमा का, जो सूर्य चंद्रमा का अधम योग है, उसका प्रभाव निष्प्रभावित हो जाता है और व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि शुरू हो जाती है। जव तप करई कुमारी तुम्हारी, भाब्यहु मेट सकहि त्रिपुरारी। भोलेनाथ के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इसलिए जिनकी भी कुंडली में अधम योग है, उन्हें ये उपाय जरूर करने चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी, जैसे कि आपने बताया कि क्या कुछ बुरे प्रभाव हो सकते हैं अगर चंद्रमा अस्त हो, अब इन बुरे प्रभावों को दूर करने के लिए क्या उपाय करें, क्या कुछ दान करें? देखो, हर रोज चंद्रमा को देखना चाहिए। चंद्रमा को देखना चाहिए। जब चंद्रमा उदय हो तो चंद्रमा की तरह अपलक देखना चाहिए, जैसे त्राटक किया जाता है। त्राटक में आंखें बंद नहीं होती हैं। इसी तरह से चंद्रमा को देखना चाहिए, एकटक। और सोमवार को शिवलिंग पर दूध से अभिषेक करना चाहिए।
महामृत्युंजय मंत्र का नियमित रूप से जप करने वाले पर भी चंद्रमा का अशुभ प्रभाव कम पड़ता है। अगर आप बड़ा महामृत्युंजय नहीं कर सकते हैं तो आपको बताऊं, श्री नेत्र तंत्रम, जो तंत्र की अपने आप में सर्वाधिक प्रमाणिक पुस्तक है, उसमें साफ लिखा हुआ है कि दुनिया में जितने भी मंत्र हैं, सारे मंत्र ओम जूम सह के संपुट लगाने पर सिद्ध हो जाते हैं। और ये भगवान शिव का त्रयाक्षर महामृत्युंजय मंत्र है, ओम जूम सह। आप इस मंत्र का भी अगर 10 माला जप करना शुरू कर दें तो चंद्रमा का सारा दूषित प्रभाव ठीक हो जाएगा। हर सोमवार को 2 पैकेट दूध या चावल किसी जरूरतमंद को दान करना चाहिए। अपने गले में एक चांदी की चेन पहनना चाहिए। हाथ में चांदी का कड़ा या चांदी का ब्रेसलेट पहनना चाहिए। चंद्रमा के अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए चांदी के गिलास में पानी पीना चाहिए। दूध और दूध से बनी चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना चाहिए। किसी बुजुर्ग महिला या माँ के पैर छूकर हर रोज आशीर्वाद लेना चाहिए। पूर्णिमा के दिन देसी घी का दिया जलाकर चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। 2 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण करना चाहिए और सुबह उठते ही बाईं आंख के ऊपर चंद्रमा को इमेजिन करके ओम सोम सोमाय नमः का 108 बार जप करना चाहिए। ऐसा करने पर चंद्रमा का अच्छा प्रभाव दिखाई देगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, तो बात अब हमने चंद्रमा ग्रह की कर ली है। अब अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब बात कर लेते हैं मंगल ग्रह की। कुंडली में बैठा अस्त मंगल कैसे आपकी जिंदगी में सब अमंगल कर सकता है, चलो ये भी जान लेते हैं। बताइए पंडित जी, मंगल ग्रह को लेकर। देखिए, कहते हैं शुक्रो शुक्रश्च तथा नेत्रम चंद्रमा मनसस्तथा आत्मा वै दिन कृते अत्र बुधो बालत्व धीमतः क्रोधो पराक्रमो भौमो। क्रोध और पराक्रम, साहस का कारक ग्रह कौन है? मंगल। भाई का कारक ग्रह कौन है? मंगल। बहन का कारक कौन ग्रह है? मंगल। तो किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में मंगल के अस्त होने पर उसकी अंतर्दशा में व्यक्ति क्रोधी, नसों में दर्द, रक्त का दूषित हो जाना, डिप्रेशन में जाना जैसे कष्ट मिलते हैं। अस्त मंगल पर अगर राहु या केतु का प्रभाव हो तो व्यक्ति दुर्घटना, मुकदमा या किसी लंबी बीमारी का शिकार हो जाता है। मंगल अगर छठे भाव के पाप प्रभाव में हो तो व्यक्ति अस्वस्थ, दूषित, ब्लड कैंसर जैसे बीमारी में फंस जाता है, चोटग्रस्त हो जाता है। इसी प्रकार मृत्यु भाव के स्वामी के पाप प्रभाव में होने पर व्यक्ति घोटाला करता है, भ्रष्टाचार में लिप्त होता है। और 12वें भाव के पाप प्रभाव में होने पर व्यक्ति किसी नशीले पदार्थ का सेवन करने लगता है। एक बात आप जान लीजिए, अगर कोई मांगलिक है, लग्ने व्यय पाताले जामित्रे चाष्टमे कुजौ भरता पत्नी विनाशाय पत्नी भरता विनाशकृत। चंद्र कुंडली से या लग्न कुंडली से अगर कोई लड़का या लड़की मांगलिक है लेकिन उसका मंगल अगर अस्त हो जाए, अगर उसके कुंडली में मंगल अस्त है, तब वो मांगलिक नहीं माना जाएगा। इस बात को बहुत ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि नीच राशि में बैठा हुआ मंगल, कर्क राशि में बैठा हुआ मंगल और अस्त हुआ मंगल मांगलिक दोष नहीं देता है। ऐसे लड़के लड़कियों का विवाह बिना मांगलिक लड़के लड़कियों से भी करने पर कोई अशुभ प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस बात को भी ध्यान देना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो अस्त मंगल के अशुभ प्रभावों की तो हमने बात कर ली। अब बात करते हैं उपायों की, यानी अस्त मंगल के बुरे प्रभावों से बचने के लिए आपको कौन कौन से उपाय करने चाहिए। पंडित जी, अब अस्त मंगल के लिए उपाय भी बता दीजिए। देखिए, ऐसा है, मंगल अगर अस्त होगा तो पहला परिणाम तो यही होगा
कि आपका डाइजेशन सिस्टम जो है वो बहुत अस्त व्यस्त होगा। तो ऐसे में आपको एक तो अपने नाभि पर ध्यान दे करके ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। ये जप 43 दिनों तक करने पर आपकी डाइजेशन और पेट संबंधी बीमारी ठीक हो जाएगी। इसके बाद आपको नित्य हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमानाष्टक और मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। महीने में एक बार मंगलवार को हनुमान जी का श्रृंगार जरूर कराना चाहिए। हनुमान जी को मीठे रोट का भोग लगाना चाहिए। हनुमान जी को अनार, केला, लड्डू का भी भोग लगा सकते हैं। अपने भाई, साले, जीजा से अपना रिश्ता अच्छा रखने की कोशिश करें। बंदरों को गुड़ और भुने हुए चने खिलाएं। रक्तदान करें। रोगियों को दवा का भी दान करें। घर में रामायण का पाठ हर रोज खुद करें। मंगलवार को ना मिट्टी खोदें और ना ही गोबर लीपें। इन सब चीज़ों का ध्यान रखने पर मंगल ठीक होता है। और अगर मंगल के कारण आपको सरदर्द की बीमारी है और ये सरदर्द आपका ठीक नहीं हो रहा है तो आपको अनंत मूल की जड़ लाल धागे में बांधकर दाहिने हाथ पर मंगलवार को धारण करने से सरदर्द जैसी समस्या से भी निजात मिलती है। ये भी उपाय आप करके देखिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो आपकी कुंडली में बैठे अस्त ग्रह कैसे आपके भाग्य को अस्त कर सकते हैं और आपकी जिंदगी को मुश्किलों से भर सकते हैं, यही आज हम बात कर रहे हैं और पंडित जी आपको इन्हीं के लिए उपाय भी बता रहे हैं। तो अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब बात करते हैं बुध ग्रह की। तो कुंडली में बैठा बुध ग्रह अगर अस्त हो तो व्यक्ति को किन किन मुश्किलों और बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है, चलिए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए, अगर बुध ग्रह अस्त हो क्या दुष्प्रभाव इसके होंगे? बुध ग्रहों में राजकुमार है पूजा। बुध ग्रहों में राजकुमार है। बुधेन बुद्धि सदनर्थ संस्था। बुध बुद्धि का कारक ग्रह है। बुध मामा का कारक ग्रह है। बुध मित्र का कारक ग्रह है और बुध त्वचा का भी कारक ग्रह है। स्किन का कारक ग्रह जो है बुध है जी। अगर किसी को भी स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो इसका मतलब कि उसका बुध ग्रह दूषित है। और अगर बुध ग्रह अस्त होगा तो बच्चा आपका चाहे जितना मेहनत करके पढ़े लेकिन सुबह होते ही उसके दिमाग से सब निकल जाएगा, कुछ भी याद नहीं रहेगा। और ऐसा बच्चा हर समय इस बात पर दुखी रहेगा कितना मेहनत करने के बाद भी जब मैं पेपर लिखने बैठता हूँ तो सब कुछ ब्लैंक हो जाता है, कुछ याद नहीं रहता है। तो बुध जब कुंडली में अस्त होगा तो उसकी अंतर्दशा अगर आ जाए तो व्यक्ति के अंदर विश्वास की कमी हो जाती है, फैसला लेने में देरी होती है। बुध अस्त हो तो व्यक्ति में तनाव रहता है, शरीर में ऐंठन, श्वास रोग, चर्म रोग, गले के रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। बुध अगर अष्टमेश के पाप प्रभाव में हो तो व्यक्ति दमा रोग से ग्रसित हो जाता है, मानसिक अवसाद हो जाता है और किसी अपने के मृत्यु का शोक भोगता है। बुध अगर 12वें भाव के पाप प्रभाव में हो तो व्यक्ति किसी नशे का शिकार या रोग से भी ग्रस्त हो सकता है। देखिए, बुध का तो अस्त होना ही नहीं चाहिए। बुध अगर अस्त हो गया ना तो आधी जिंदगी नरक हो जाती है, इसलिए कि ये बुद्धि का ग्रह है। जब बुद्धि ही सबसे ज्यादा मनुष्य की सारथी बुद्धि है, अगर बुद्धि ही नहीं है तो जीवन कितना कठिन हो जाएगा जरा सोचिए। किसी के हाथ पकड़ करके चलाने पर आप कितने देर चलेंगे अगर आपकी बौद्धिक क्षमता नहीं है तो। इसलिए भगवान ना करें किसी का बुध ग्रह अस्त हो। और अगर बुध ग्रह अस्त हो ही जाए, क्योंकि आप तो कुछ कर नहीं सकते,
आप पैदा हुए उस समय बुध ग्रह अस्त था, तो आप क्या कर सकते हैं? ऐसे माता पिता को चाहिए कि अपने बच्चे के बुध ग्रह को अगर अस्त है ये जान लिए हैं तो उन्हें राम दरबार का चित्र लगा करके राम रक्षा स्तोत्र का सुबह शाम 5-5 बार पाठ करना चाहिए और प्रभु श्री राम से प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरे बेटे की बौद्धिक क्षमता ठीक करिए। और भी बहुत से उपाय बुध ग्रह के बारे में हैं जिससे मैं बताऊंगा, लेकिन एक बात इतना जरूर बताता हूं कि बुध ग्रह वाणी का कारक है और अगर ये बृहस्पति के साथ मिल जाता है तो प्रगल्भ योग बनता है। ऐसा आदमी जब बोलता है पूरी दुनिया उसको सुनती है, लेकिन यही बुध जब अस्त हो जाता है तो ऐसे व्यक्ति को हर विषय आते हों तब भी बोल नहीं पाता है। हेजिटेशन, संकोच के मारे आता हुआ विषय भी जवाब नहीं दे पाता है। प्रतिभावान होते हुए भी अपने प्रतिभा का प्रदर्शन नहीं कर पाता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, आपको पंडित जी ने बताया कि अस्त बुध के बुरे प्रभावों से क्या कुछ असर आपकी जिंदगी पर, आपके भविष्य पर पड़ सकता है। अब अस्त बुध के बुरे प्रभावों से बचने के लिए कौन से उपाय हम कर सकते हैं, चलिए ये भी जान लेते हैं। तो पंडित जी बताइए, क्या उपाय होंगे अस्त बुध ग्रह के लिए? पहला काम तो जो सरल है वो ये है कि बुधवार को साबुत मूंग भिगो करके पंछियों को डालिए। गाय को मूंग भिगो करके खिलाइए। बुधवार को हरे रंग का रुमाल अपने पास रखिए। बुधवार को गाय को गुड़ के साथ रोटी खिलाइए। मां दुर्गा के मंदिर में बुधवार को दर्शन पूजन करने जाइए। बुआ, बहन, बेटी और गुरु माता के साथ कभी भी अन्याय न करिए। दुर्गा सप्तशती के दिव्य अथर्व शीर्ष का पाठ करिए। चांदी की बनी मां दुर्गा, मां लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति अपने घर के मंदिर में जरूर रखिए। साल 2 साल में एक बार माता की चौकी और जागरण जरूर कराइए, या कहीं जागरण हो रहा है तो वहां श्रमदान करिए। बुधवार को फिटकिरी से दांत साफ करिए। और जिन महिलाओं का बुध ग्रह अस्त हो, ऐसी महिलाओं को अपनी बाईं नाक जरूर छिदवानी चाहिए। बाईं नाक छिदने से बुध ग्रह के अशुभ प्रभाव तत्काल नष्ट हो जाते हैं। बुध ग्रह के अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए जो लड़कियां पढ़ने में कमजोर हैं या जिन्हें या स्मरण शक्ति में कमजोरी आ रही है, वो अगर अपनी बाईं नाक किसी शुभ मुहूर्त में छिदवा लें और उसमें सोने की कोई चीज़ धारण कर लें तो उनके पढ़ाई में भी चमत्कार शुरू हो जाता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अब हम बात करने जा रहे हैं गुरु ग्रह की। जी हाँ, नवग्रहों में सबसे अधिक शुभ और सुख देने वाला ग्रह गुरु ही है। ऐसे में अगर आपकी कुंडली में गुरु ग्रह अस्त हो जाए तो आपको कौन कौन सी परेशानियां और बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है, चलिए जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी, गुरु ग्रह तो सबसे सुख और शुभ समाचार देने वाला है, ये अस्त हो जाए तो कितना बुरा प्रभाव इसका हो सकता है? बृहस्पति अगर उच्च का हो तो ऐसा आदमी मंडलाधिप होता है। मंडलाधिप कहते हैं आज के परिवेश में, जिसको मेयर कहते हैं, जिसको चेयरमैन कहते हैं, ये मंडलाधिप है। बृहस्पति अगर उच्च का है तो व्यक्ति मंडलाधिप होता है। लेकिन बृहस्पति किसी की कुंडली में अगर अस्त हो जाए और उसकी अंतर्दशा भी चल रही हो तो व्यक्ति को लीवर का रोग या बार बार बुखार आने की समस्या हो जाती है। खास करके अगर बृहस्पति छठे भाव में अस्त हो जाए तो लीवर की गंभीर बीमारी होती है। लीवर सिरोसिस जैसी बीमारी होती है। लीवर ट्रांसप्लांट तक की नौबत आती है। ऐसे लोगों को बचपन में ही 1 बार 2 बार पीलिया का रोग हो जाता है, जिसके कारण इनका कम उम्र में ही लीवर खराब हो जाता है।
और द्वितीय भाव को शनि और चंद्रमा प्रभावित कर रहे हों और छठे भाव में बृहस्पति हो, तो ऐसा आदमी जो है अल्कोहलिक होने के कारण, शराब पीने के कारण अपने लीवर को ख़त्म कर लेता है, जिससे उसकी अकाल मृत्यु होती है। बृहस्पति अगर अस्त होगा, यस किम कुर्वन्ति अन्य ग्रह यस्य केंद्रे बृहस्पति, बृहस्पति अगर अच्छा है तो दूसरे ग्रह कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते हैं, लेकिन अगर बृहस्पति बिगड़ा हुआ है तो दूसरे ग्रह कुछ बना भी नहीं सकते हैं। तो अगर बृहस्पति अस्त होगा तो आप ये जान लीजिए बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, धर्म कर्म में रुचि बिल्कुल नहीं रहेगा, ऐसा व्यक्ति नास्तिक होगा। दयालुपन, धर्म के प्रति रुचि, श्रद्धा, इन सब चीज़ों का अभाव व्यक्ति में देखा जाएगा और व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ स्वार्थी होगा और मूर्खतापूर्ण बातों को करने वाला होगा। बृहस्पति मोटापा भी देता है, बृहस्पति मधुमेह, शुगर जैसी बीमारी भी देता है, साइनस की समस्या भी देता है, इसके साथ ही कानूनी मामलों में भी फंसा देता है। अस्त गुरु मान सम्मान भी छीन लेता है, अपनों से दूरियां बढ़ाता है। अगर तीसरे भाव में बृहस्पति अस्त हो तो ऐसे व्यक्ति के बिना किसी प्रयास के दुश्मनों की संख्या बढ़ जाती है, और जहां भी ऐसा व्यक्ति पूंजी लगा करके कोई व्यवसाय उद्यम करता है वहां सारा पैसा जाम हो जाता है और ऐसा व्यक्ति आर्थिक संकट से गुजरता है और परिवार में भी उसका सम्मान कम हो जाता है। घर में अगर किसी इस तरह की दशा है तो किसी बुजुर्ग की मृत्यु हो जाती है। विवाह के बाद भी ऐसे लोगों का बाहर संबंध बना रहता है, जो इनके छवि के लिए, इनके इमेज के लिए बहुत नुकसानदेह होता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अस्त गुरु के अशुभ प्रभावों के बारे में तो आप सभी ने जान लिया। अब बात करते हैं उपायों की, यानी अस्त गुरु के बुरे प्रभावों से बचने के लिए कौन से उपाय हमें करने चाहिए। चलिए जान लेते हैं। पंडित जी बताइए, उपाय क्या किए जा सकते हैं ऐसी स्थिति में? देखिए, बृहस्पति के लिए उपाय जो सबसे अच्छा उपाय मेरे दिमाग में है, जिसका असर दिखता है, वो ये है कि आपको अपने घर में मलयागिर चंदन और केसर रखना चाहिए। राम दरबार के चित्र के सामने या विष्णु लक्ष्मी के चित्र के सामने बैठ करके विधिवत उनकी पूजा करनी चाहिए और मलयागिर चंदन और केसर घिसकर उनको तिलक करना चाहिए। तत्पश्चात अंगूठे से अपने माथे पर भी तिलक करना चाहिए। महिलाओं को चाहिए कि वो अनामिका उंगली से अपने माथे पर तिलक करें। और चने की दाल, पीला कपड़ा, केला, चीनी, नमक और हल्दी, ये 6 चीज़ें बृहस्पतिवार को लक्ष्मी नारायण मंदिर में दान करना चाहिए। विष्णु चालीसा या ओम नमो भगवते वासुदेवाय का यथासंभव जप करना चाहिए। नारायण कवच या विष्णु सहस्र नामावली का भी पाठ लाभकारी होगा। गुरुवार को पीले रंग का रुमाल अपने पास रखना चाहिए। केसर का तिलक माथे के साथ साथ नाभि और जबान पर भी लगाना चाहिए। अपने गुरु का सम्मान करना चाहिए। जिन लोगों का बृहस्पति अस्त होता है, ऐसे लोग अगर दीक्षा लिए हुए हैं तो ऐसे लोगों के गुरु मूर्ख होते हैं। वो केवल धनापहरण करते हैं और शिष्य को ज्ञान नहीं देते हैं। हरई गुरु धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक मह परई। जो गुरु सिर्फ शिष्यों से पैसा लेता है और शिष्यों के शोक का निवारण नहीं कर पाता है, ऐसा गुरु घोर नरक में जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि आप हर रोज किसी धर्म स्थान पर जाइए, पीपल के पेड़ के नीचे दिए जलाइए। गुरुवार को बाल और कपड़े ना धोइए। गुरुवार को धार्मिक स्थानों की यात्रा करिए। झूठ बिल्कुल मत बोलिए। मांसाहारी भोजन कदापि मत करिए। जहाँ तक हो सके ज्ञान संबंधी बातों को ग्रहण करिए
और गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए 5 मुखी रुद्राक्ष गले में जरूर धारण करिए। अगर 3 मुखी रुद्राक्ष मिले तो उसे पीले धागे में अपने गले में बृहस्पतिवार को धारण करिए, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। अब बात करते हैं शुक्र ग्रह, और शुक्र ग्रह को भौतिक सुख, संपत्ति और सुंदरता का ग्रह माना जाता है। ऐसे में अगर आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह अस्त हो जाए तो आपको कौन कौन सी दिक्कतें और बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है, चलिए जानते हैं। पंडित जी बताइए, शुक्र ग्रह अगर अस्त हो जाए तो क्या बुरे प्रभाव पड़ सकते हैं? दिव्यांगना वाहन वस्तुभूषा चिंता तुकार्या भृगुणा बुधेन्द्रई, ऐसा कहते हैं महर्षि पाराशर। दिव्यांगना मतलब ऐसी युवती, ऐसी स्त्री जिसे अति सुंदरी कहा जा सके, उसका कारक ग्रह है शुक्र। उसका कारक ग्रह जो है शुक्र है। अगर कुंडली में अस्त होगा शुक्र, उसकी अगर अंतर्दशा आ जाए तो व्यक्ति की पत्नी जो है वो रोग से पीड़ित रहेगी। खुद उस व्यक्ति को भी नेत्र रोग और चर्म रोग हो जाएगा। अगर जन्म कुंडली में शुक्र अस्त है तो पहली बात तो विवाह होगा ही नहीं। बिना शुक्र की शांति कराए विवाह होने का कोई मतलब ही नहीं है। विवाह अगर हो भी गया तो पति पत्नी के बीच में रोग के कारण शारीरिक संबंध नहीं बन पाएंगे और विवाह टूट जाएगा। इसलिए शुक्र ग्रह की शांति, शुक्र ग्रह के वैदिक मंत्रों का 72,000 मंत्र जप आवश्यक हो जाता है। शुक्र अगर राहु केतु के प्रभाव में आ जाए तो व्यक्ति की प्रतिष्ठा भी नष्ट हो जाती है, उसे किडनी या मधुमेह की समस्या हो सकती है। अस्त शुक्र रोगेश के दुष्प्रभाव में हो तो मूत्राशय से संबंधित और यौन रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। वैवाहिक जीवन में कटुता बढ़ती है, किसी अपने का वियोग सहन करना पड़ता है। ये सारी बातें शुक्र के कमजोर स्थिति के कारण और शुक्र के अस्त होने के कारण उत्पन्न होती हैं। जय मां विंध्यवासिनी। अस्त शुक्र के बुरे प्रभावों के बारे में हमने आपको बताया। अब जान लेते हैं कि अस्त शुक्र ग्रह के लिए हम उपाय क्या कुछ कर सकते हैं, इनके बुरे प्रभावों से बचने के लिए क्या कुछ उपाय हमें करने चाहिए। चलिए पंडित से जानते हैं। पंडित जी बताइए, अब उपायों के बारे में बताइएगा। सटीक उपाय तो ये है कि शुक्र के वैदिक मंत्र का 72,000 मंत्र जप शुक्रवार के दिन 18 ब्राह्मणों द्वारा होना चाहिए। जप, हवन, तर्पण, मार्जन तथा ब्राह्मण भोजन होना चाहिए। दूसरी बात, ओम सुं शुक्राय नमः का 10 माला जप स्वयं से 72 दिनों तक करना चाहिए। शुक्र के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए क्रोध, घमंड, उत्तेजना, वासना से बचना चाहिए। सुबह सुबह ताजी मीठी दही का सेवन करना चाहिए। शिव मंदिर में मीठी दही का भोग लगाना चाहिए। शुक्रवार को गाय को रोटी पर खीर रखकर खिलाना चाहिए। सफेद रेशमी रुमाल अपने पास रखना चाहिए। सफेद रेशमी चमकीले कपड़ों का ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। शुक्र के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए लाल कपड़े पहनने और परफ्यूम का इस्तेमाल करना चाहिए। महिलाएं शुक्र को मजबूत करने के लिए कांच की चूड़ियां जरूर पहनें। ऑफिस से घर आएं तो कुछ मीठा लेकर जरूर आएं। देसी घी, मिश्री, खीर ये किसी धर्मस्थान में शुक्रवार को दान करना चाहिए। मिश्री खाकर ही काम पर जाएं। घर में पंचधातु से बने ब्रह्मा, विष्णु, महेश स्थापित करें। तो कहने का मतलब ये है, शुक्र ग्रह को यदि मजबूत करना है तो देवियों की साधना इसके लिए वरदान है। शुक्र को ठीक करने के लिए यदि आप नित्य दुर्गा चालीसा, विंध्येश्वरी चालीसा, लक्ष्मी चालीसा, काली चालीसा का पाठ करते हैं तो शुक्र ग्रह अपने आप ठीक हो जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन शुक्र ग्रह को अच्छा करने के लिए आपको हर समय बन ठन कर रहना चाहिए। मैला कुचैला रहने वाले व्यक्ति का शुक्र कभी अच्छा नहीं हो सकता है। जय मां विंध्यवासिनी।
तो शुक्र ग्रह के बाद आप बात कर लेते हैं शनि ग्रह। और शनि ग्रह को पाप ग्रह कहा जाता है। अगर ये कुंडली में अस्त है तो समझिए आपकी परेशानी कई गुना बढ़ सकती है। ऐसे में कुंडली में शनि अस्त हो तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, चलिए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी बताइए, सबसे पहले तो दुष्प्रभाव अगर शनि ग्रह अस्त हो तो। देखिए, शनि तो निश्चित रूप से दुखदाता ग्रह है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि अस्त है और अपनी अंतर्दशा में है तो पैरों में दर्द होगा, रीढ़ की हड्डी की पीड़ा बढ़ेगी, सर्वाइकल होगा। ऐसा आदमी अर्थराइटिस का शिकार हो जाएगा, हाथ की उंगलियां टेढ़ी हो जाएंगी, यूरिक एसिड बढ़ जाएगा। और हाँ, अगर शनि शुक्र से संबंध बनाता है और दोनों की दशा अंतर्दशा होगी तो उस पीरियड में कैंसर का रोग जरूर होगा। अगर शनि अस्त है तो उसे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और ऐसा आदमी मेहनत मजदूरी करके ही अपनी आजीविका चलाएगा। और सामाजिक प्रतिष्ठा पर तो जैसे आग लग जाएगी, सामाजिक प्रतिष्ठा तो हो ही नहीं सकती। शनि राहु केतु से प्रभावित होने पर जोड़ों में भयंकर दर्द बना रहता है, मुकदमे में बेवजह की परेशानी होती है, हड्डी टूटती है, नौकरी में दिक्कत आती है, किसी अपनों से दूरी शनि बना देता है। शनि द्वादशेश के पाप प्रभाव में होने पर व्यक्ति किसी बीमारी से ग्रस्त रहने लगता है, डिप्रेशन में आ जाता है। ये सब भैया सारे अवसाद जो है वो शनि के हैं। शनि जितना बुरा न कर दे इसकी कोई कल्पना नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और इस बीच हमारे साथ एक कालचक्र दर्शक जुड़ गई हैं, मुंबई से गीता है फोन लाइन पर। गीता जी, सवाल पूछिए। हेलो। हाँ बोलिए। आप पंडित जी प्रणाम। खुश रहिए। पंडित जी, मेरी बेटी है 2004 दिसंबर जी। उसका बारे में पूछना चाहते हैं, उसका कैसा लाइफ रहेगा, वो पढ़ेगी कि आगे की नहीं। चंद्रमा और बृहस्पति दोनों का परस्पर सप्तम इत्थसाल है। आपने गीता जी जो अपने पुत्री के बारे में प्रश्न पूछा है तो बताना चाहूँगा, पढ़ाई इनकी मध्यम है, बहुत अच्छी पढ़ाई नहीं है। पढ़ती तो रहेंगी लेकिन पढ़ाई में जो एक चमक आनी चाहिए वो चमक नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि चंद्र केतु के साथ है। ऐसे में आप अपनी बेटी से कहिए कि वो रोज़ शिव चालीसा का पाठ किया करे और सोमवार को किसी शिव मंदिर जाकर के शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र चढ़ाया करे। जय मां विंध्यवासिनी। तो अस्त शनि आपके जीवन में कौन कौन सी परेशानियों को बढ़ा सकता है, ये तो आपने जान लिया। अब उपायों की बात कर लेते हैं, यानी अस्त शनि के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए आपको कौन से अचूक उपाय करने चाहिए, चलिए पंडित जी से जानते हैं। तो पंडित जी, अस्त शनि के लिए कौन से उपाय करने होंगे? बृहत होरा शास्त्र में लिखा हुआ है, शनि दुख प्रद गेयो राहुर ऐश्वर्यदायक। शनि को ज्योतिष शास्त्र में एक दुखदाता ग्रह के रूप में अध्ययन किया जाता है और बहुत कम चांस होते हैं जब शनि बहुत अच्छा होता है। अर्थी भोगी धनी नेता जायते मंडलाधिप, नृपतिश्च चक्रवर्तिश्च रव्यादय उच्चै ग्रह। शनि अगर अपनी परमोच्च राशि में हो, परमोच्च राशि कहते हैं तुला राशि के 10 डिग्री पर, तब ये चक्रवर्ती सम्राट बनाता है। तब ये क्या बनाता है? चक्रवर्ती सम्राट बनाता है। लेकिन शनि अगर अशुभ स्थिति में है और शनि की पूर्ण दृष्टि सूर्य पर पड़ रही है या चंद्रमा पर पड़ रही है या चंद्रमा के साथ युति है, तब तो समझ लीजिए कि पूरे जीवन को ये नरक बना देता है। तो हर शनिवार को सरसों के तेल का दान करना चाहिए। शनि जब खराब होगा तो नस संबंधी बीमारियां होंगी, शनि जब खराब होगा तो बदनामी होगी, शनि जब खराब होगा तो एसिडिटी की इतनी बड़ी समस्या होगी
कि गैस के कारण आप बार बार हार्ट चेक कराने पहुंच जाओगे कि मुझे हार्ट फेल तो नहीं होने वाला है, क्योंकि आपकी गैस जा कर के आपके हार्ट के पास रुकेगी और आपको लगेगा कि हार्ट अटैक होने वाला है। पेट से संबंधित बीमारियां होंगी और शौचालय में बैठ करके आप देर तक अपने को फ्रेश होने का इंतजार करेंगे, क्योंकि मूलाधार चक्र पर मकर और कुंभ राशियां होती हैं और शनि वहीं का स्वामी है। इसलिए ऐसे लोगों को मल त्याग करने में भी परेशानी होती है। शनि खराब होगा तो बवासीर, भगंदर, ये सब रोग भी उत्पन्न होंगे, नसों का रोग होगा। तो भैया शनि अगर खराब है या शनि आपकी कुंडली में अस्त है तो शनि स्तोत्र का भी पाठ करना या सुनना चाहिए। और मेरी समझ से शनि को ठीक करने के लिए आंख बंद करके अपने हृदय पर ध्यान देकर जहां आपका हार्ट है उसके ठीक राइट साइड में मध्य भाग में ध्यान दे करके, ध्यान केंद्रित करके ओम संग शनश्चराय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करने से शनि के सारे विकार दूर हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ वृषभ और तुला राशियाँ हैं, तुला राशि शनि की उच्च राशि है। यहाँ शनि के मंत्रों का जप करने से शनि की स्पार्किंग यहाँ हो जाती है। ज़रूरतमंद बच्चों को पकौड़े खिलाना चाहिए, चमड़े के जूते दान करने चाहिए, घर का कबाड़ शनिवार को घर से निकाल देना चाहिए, लोहे की कढ़ाई शनिवार को शनि मंदिर में दान करना चाहिए, नया झाड़ू खरीद कर भी दान करना लाभकारी होगा, मजदूरों को उनकी मेहनत का पूरा पैसा देना चाहिए और कभी किसी गरीब, दुखी, लाचार व्यक्ति के मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए, नहीं तो शनि देव ऐसा कूटेंगे कि कोई संभाल भी नहीं पाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने दर्शकों को दी। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को इजाजत दीजिएगा। नमस्कार।